नमस्कार और स्वागत है। आज हम मानव मस्तिष्क के अंदर छिपे एक कह सकते हैं कि एक मास्टर केमिकल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा अणु जो सिर्फ हमारी भावनाओं को ही नहीं बल्कि हमारे प्यार करने के अंदाज, हमारी महत्वाकांक्षाओं, हमारी रचनात्मकता, यहाँ तक कि हमारी लतों और शायद हमारे भविष्य की दिशा को भी तय करता है। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ एहसास की बात नहीं है, इसके पीछे ठोस विज्ञान है। कई स्टडीज हैं जो बताती हैं कि कैसे एक शक्तिशाली केमिकल इंजन हमारे अंदर काम कर रहा है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये एक ही केमिकल हमें आगे बढ़ने, नई खोज करने, सफल होने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन साथ ही यही केमिकल हमें जुनून, एक तरह की अतृप्ति और कभी-कभी मुश्किलों की ओर भी धकेल देता है। ये पहेली क्या है? बिल्कुल। और ये इंजन, जिसे हम मुख्य रूप से डोपामाइन के नाम से जानते हैं, ये वाकई एक दो-धारी तलवार जैसा है। एक तरफ तो ये भविष्य की सुनहरी उम्मीदें जगाता है, इच्छाएं पैदा करता है, लेकिन दूसरी तरफ ये हमें वर्तमान के सुकून और एहसास से दूर भी ले जा सकता है। अच्छा, तो उम्मीद है कि इस चर्चा के आखिर तक हमारे श्रोता इंसान के बर्ताव की कुछ गुत्थियों को शायद एक नई नज़र से देख पाएंगे। शायद अपने या दूसरों के कुछ कामों के पीछे का क्यों थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये खोजबीन। जब हम प्यार की बात करते हैं तो अक्सर उसे दिल का मामला, भावनाओं का खेल समझते हैं, है ना? हाँ, आमतौर पर तो यही सोचते हैं। लेकिन इसके पीछे का जो रसायन शास्त्र है वो शायद ज्यादा गहरा है। जैसे वो शॉन और समानता वाली कहानी थी, पहली मुलाकात और बस एक जबरदस्त खिंचाव, भविष्य की अनगिनत संभावनाएं। बिल्कुल, यही पर डोपामाइन का रोल आता है। पहले लोग सोचते थे ये खुशी का केमिकल है, लेकिन अब रिसर्च बताती है कि ये असल में खुशी से ज्यादा अपेक्षा या चाहत का केमिकल है। वांटिंग मॉलिक्यूल कह सकते हैं। अपेक्षा मतलब खुशी मिलने की उम्मीद। हाँ बिल्कुल। जब हमें लगता है कि कुछ नया, कुछ रोमांचक, कुछ अप्रत्याशित मिलने वाला है, तब ये डोपामीन रिलीज होता है। चाहे वो प्यार हो, कोई बहुत स्वादिष्ट खाना हो या लॉटरी जीतने की संभावना हो। चूहों पर जो प्रयोग हुए वो इसे साफ दिखाते हैं। चूहे को पहली बार लिवर दबाने पर खाना मिला, डोपामीन का लेवल एकदम से बढ़ गया। हाँ, लेकिन जब उसे पता चल गया कि लिवर दबाने से खाना मिलेगा ही, मतलब वो रूटीन बन गया, तो डोपामीन का लेवल गिर गया। ये नवीनता और आश्चर्य पर रिएक्ट करता है, सिर्फ इनाम पर नहीं। ओह, ये तो दिलचस्प है। तो मतलब जब हम पहली बार किसी शानदार नई कॉफी शॉप में जाते हैं या किसी नए इंसान से मिलते हैं, वो जो किक होती है वो डोपामिन है। हाँ वही है, वो रोमांच, वो आगे क्या होगा वाली उत्सुकता। लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही कॉफी या वही इंसान रोज की बात हो जाती है। वो शुरुआती मजा गायब। बिल्कुल, क्योंकि डोपामाइन का काम ही है आगे देखना। उसे हमेशा और चाहिए, कुछ नया चाहिए। ये भविष्य के इनाम को बड़ा करके दिखाने के लिए बना है। और यहीं पर दिमाग का एक और बंटवारा समझना जरूरी है। न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि हमारा दिमाग दुनिया को दो हिस्सों में देखता है। दो हिस्सों में कैसे? एक हिस्सा है पेरीपर्सनल स्पेस, यानी वो दुनिया जो हमारी पहुंच के अंदर है, जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा है एक्स्ट्रा पर्सनल स्पेस, वो दुनिया जो दूर है, हमारी पहुंच से बाहर, जो भविष्य में है या जिसे हम सिर्फ सोच सकते हैं। अच्छा, तो इन दोनों के लिए अलग सिस्टम्स हैं? हाँ। ओके। जो चीजें हाथ की पहुंच में है उनके लिए अलग केमिकल्स काम करते हैं। इन्हें हम यहाँ और अभी वाले अणु या HNN केमिकल्स कह सकते हैं, जैसे सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन। ये हमें वर्तमान में संतुष्टि, शांति, आराम और दूसरों से जुड़ाव महसूस कराते हैं। और डोपामाइन वो एक्स्ट्रा पर्सनल स्पेस के लिए? के लक्ष्यों के लिए है। ये भविष्य के संसाधनों को बढ़ाने पर फोकस करता है। तो प्यार में भी यही फंडा लगता है। वो जो शुरुआती जुनून होता है, जिसे पैशनेट लव कहते हैं, वो डोपामाइन से भरपूर होता है। सब कुछ रोमांचक, भविष्य सुनहरा। हाँ बिल्कुल, वो बहुत ज्यादा डोपामिनर्जिक होता है। लेकिन जो रिश्ता लंबा टिकता है, जिसमें साथ और सुकून होता है, जिसे कंपेनियनेट लव कहते हैं, उसके लिए HNN केमिकल ज्यादा जरूरी हैं। वो वर्तमान के रिश्ते की गर्माहट और स्थिरता देते हैं। शायद ही इसीलिए मिक जैगर जैसे लोगों के बारे में सुनते हैं, हजारों साथी, पर फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। क्योंकि डोपामाइन कभी संतुष्ट होता ही नहीं, वो हमेशा अगली चीज की तरफ इशारा करता है। ये एक मजबूत संभावना है। डोपामाइन की प्रकृति ही है और की तलाश। संतुष्टि HNN से आती है, डोपामाइन से नहीं। ये चाहने और पसंद करने का फर्क भी कमाल का है। कई बार हम ऐसी चीजें क्यों चाहते हैं जो हमें असल में पसंद भी नहीं आती। जैसे कोई डाइट पर है, उसे पता है बर्गर खाना ठीक नहीं, बाद में पछताएगा, पर उसे खाने की जबरदस्त तलब उठती है।
हाँ, या वो एंड्रू का किस्सा, जिसे ऐसे सेक्सुअल एनकाउंटर्स की तलाश रहती थी जो उसे बाद में सिर्फ दुख देते थे, खुशी नहीं। ये कैसे होता है? यहीं पर नशे की लत का विज्ञान सामने आता है। ये चाहत, वांटिंग, और पसंद, लाइकिंग के बीच का फर्क दिखाता है। नशे वाली दवाएं जैसे कोकेन, हेरोइन, ये डोपामाइन सर्किट को सीधे हाईजैक कर लेती हैं। हाईजैक मतलब वे सर्किट को इतनी तेजी से और इतनी ज्यादा मात्रा में उत्तेजित करती हैं जितना कोई प्राकृतिक इनाम जैसे खाना या सेक्स कभी नहीं कर सकता। इससे चाहत या तलब इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो असल में मिलने वाले आनंद या पसंद से कहीं ज्यादा हावी हो जाती है। तो तलब ज्यादा, मजा कम। हाँ, लत की हालत में ऐसा ही होता है। और कुछ दवाओं के लिए जैसे क्रैक कोकीन, शरीर में कोई बस बहुत हुआ वाला सिग्नल ही नहीं बचता। डोपामीन का एक ही जवाब होता है, और चाहिए। संतुष्टि का कोई रास्ता ही नहीं। और ये तलब सिर्फ उस ड्रग तक ही सीमित नहीं रहती, है ना? बिल्कुल। मैंने पढ़ा है कि नशे की लत में आसपास की चीजें भी ट्रिगर बन जाती हैं। बिल्कुल। दिमाग हर उस चीज को नशे से जोड़ देता है जो उसके साथ जुड़ी हो। लोग, जगहें, गाने, यहाँ तक कि कोई खास गंध भी। जैसे वो पूर्व हेरोइन एडिक्ट का किस्सा था जिसे सुपरमार्केट में ब्लीच की बोतल देखकर भी तलब उठने लगती थी। ब्लीच देखकर? क्यों? क्योंकि वो नशे की सुइयों को साफ करने के लिए ब्लीच का इस्तेमाल करता था। दिमाग ने उस गंध को नशे से जोड़ दिया था। बाप रे, ये डोपामीन का संतुलन कितना नाजुक है। हाँ, और इसका एक और उदाहरण पार्किंसंस रोग में दिखता है। इस बीमारी में दिमाग के उन हिस्सों में डोपामीन बनाने वाले सेल्स मरने लगते हैं जो मूवमेंट कंट्रोल करते हैं। हाँ, सुना है। तो इसके इलाज में ऐसी दवाएं दी जाती हैं जो डोपामाइन का लेवल बढ़ाती हैं। लेकिन कभी-कभी ये दवाएं इच्छा वाले सर्किट को जरूरत से ज्यादा एक्टिवेट कर देती हैं। नतीजा, व्यक्ति अपने आवेगों पर कंट्रोल खो सकता है। वो मेलबर्न वाले आदमी का केस था ना, जिसे पार्किंसंस की दवा लेने के बाद जुए की, खासकर वीडियो पोकर की ऐसी लत लगी कि उसने अपना सब कुछ गवा दिया। ओह, मतलब इलाज का साइड इफेक्ट। हाँ, उसका चाहत वाला सर्किट ओवरड्राइव में चला गया था। और आज की दुनिया तो इंटरनेट, स्मार्टफोन, ये सब तो डोपामीन को भड़काने के लिए बने लगते हैं। जैसे पोर्नोग्राफी या वीडियो गेम्स। बिल्कुल सही। इंटरनेट पोर्नोग्राफी इसका एक बड़ा उदाहरण है। इसमें लगातार नवीनता, नॉवेल्टी की तलाश रहती है। वही पुराने वीडियो जल्दी बोरिंग हो जाते हैं। इसलिए डोपामाइन को जगाए रखने के लिए हमेशा कुछ नया, कुछ ज्यादा उत्तेजक चाहिए होता है। और वीडियो गेम्स में? वीडियो गेम्स में अप्रत्याशित इनाम, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट का फंडा इस्तेमाल होता है। जैसे किसी गेम में कोई खजाने का संदूक खोला तो पक्का नहीं है कि अच्छा इनाम मिलेगा। शायद 25% चांस है कि कुछ बढ़िया मिलेगा। ये जो अनिश्चितता है ना, यही डोपामाइन को बार बार किक देती है और हमें खेल से बांधे रखती है। बाप रे, ये तो एक जाल जैसा लगता है भी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हमारे दिमाग में इसका एक काउंटर सिस्टम भी है, एक विरोधी सर्किट। अच्छा, वो क्या है? ये सर्किट भी डोपामाइन का ही इस्तेमाल करता है, लेकिन इच्छा के लिए नहीं, बल्कि नियंत्रण के लिए। ये हमारे दिमाग के अगले हिस्से, फ्रंटल लोब में होता है। इसे हम कंट्रोल सर्किट कह सकते हैं। कंट्रोल सर्किट? हाँ, ये हमें लंबी अवधि की सोचने, योजना बनाने, तुरंत की इच्छाओं को दबाने और सोच समझकर फैसले लेने में मदद करता है। तो हमारे अंदर लगातार एक खींचतान चलती रहती है, डोपामाइन की चाहत और फ्रंटल लोब के नियंत्रण के बीच। कमाल है, एक ही केमिकल इच्छा भी जगा रहा है और उसे कंट्रोल करने में भी मदद कर रहा है। और ये सिर्फ इच्छा और कंट्रोल की बात नहीं है, रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का क्या उसका भी डोपामाइन से कोई लेना देना है? बिल्कुल है। रचनात्मकता क्या है? अक्सर ये अलग अलग, बेमेल सी लगने वाली चीजों को जोड़ने की काबिलियत है, या दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना। हाँ, डोपामाइन इसमें एक अहम भूमिका निभाता है। ये चीजों को महत्व या सैलियंस देता है। मतलब हमारे आसपास हजारों चीजें हैं, हजारों विचार हैं। डोपामाइन ये तय करने में मदद करता है कि कौन सी चीज या कौन सा विचार हमारे ध्यान देने लायक है, कौन सा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो ये कैसे काम करता है? जब ये सिस्टम ठीक काम करता है तो हम काम की चीजों पर ध्यान देते हैं, लेकिन जब इसमें गड़बड़ होती है, जैसे कि सिजोफ्रेनिया जैसी मानसिक स्थितियों में, तो सामान्य गैर जरूरी चीजें भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लगने लगती हैं। इससे अजीब विचार या भ्रम, डिल्यूजन्स पैदा हो सकते हैं। सिजोफ्रेनिया था, उन्होंने कहा था कि उनके गणित के महान विचार और उनके वो भ्रम वाले अलौकिक विचार दोनों ने एक ही तरह से आते महसूस होते थे,
एक ही सोर्स से। ज्यादातर एंटीसाइकोटिक दवाएं इसी डोपामाइन सिस्टम को थोड़ा धीमा करके काम करती हैं, ताकि चीजों का ये गैर जरूरी महत्व कम हो सके। और वो लेटेंट इनहिबिशन वाली बात क्या थी कि हमारा दिमाग फालतू जानकारी को फिल्टर करता है? हाँ, आमतौर पर हमारा दिमाग बहुत सी जानकारी को अनदेखा कर देता है जो उस वक्त जरूरी नहीं लगती। इसे लेटेंट इनहिबिशन कहते हैं। लेकिन माना जाता है कि बहुत क्रिएटिव लोगों में या सिजोफ्रेनिया से प्रभावित लोगों में ये फिल्टर थोड़ा कमजोर हो सकता है। लो लेटेंट इनहिबिशन। मतलब वो ज्यादा चीजों को नोटिस करते हैं। हाँ, और उनके बीच ऐसे कनेक्शंस देख पाते हैं जो शायद दूसरे न देख पाएं। जैसे विनी द पू की कविता में अचानक शिलिंग्स का आ जाना। ये रचनात्मकता का एक हल्का रूप है। लेकिन अगर ये फिल्टर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाए, जैसा सिजोफ्रेनिया में हो सकता है, तो दिमाग विचारों के सैलाब में डूब सकता है। सब कुछ बिखरा हुआ और असंगत लग सकता है। तो हम दुनिया को समझने के लिए मॉडल बनाते हैं और क्रिएटिविटी इन मॉडल्स को तोड़ने से आती है। बिल्कुल, हम दुनिया को समझने के लिए मानसिक खाके या मॉडल बनाते हैं। ये हमें चीजों का अनुमान लगाने में मदद करते हैं। क्रिएटिविटी अक्सर इन बने बनाए खाकों को चुनौती देने या उन्हें तोड़कर चीजों को नए तरीके से देखने से आती है। जैसे कोई पहेली सुलझाना या कैकुले का वो सपना जिसमें उन्होंने बेंजीन रिंग की संरचना देखी। सपनों का क्या रोल है इसमें? सपने देखना, खासकर आरईएम नींद के दौरान, एक बहुत ही डोपामिनर्जिक प्रक्रिया है। उस समय हमारे दिमाग का लॉजिक और कंट्रोल वाला हिस्सा थोड़ा शांत हो जाता है और डोपामाइन की वजह से विचार, यादें और छवियां ज्यादा आजादी से घूमती हैं और नए अजीब कनेक्शन बनाती हैं। शायद इसीलिए सपने इतने अनोखे होते हैं। लेकिन इस हाई डोपामाइन का कोई नुकसान भी है। जैसे आपने कहा कि क्रिएटिव लोग, वैज्ञानिक, कलाकार, इनमें डोपामाइन ज्यादा होता है, पर आपने ये भी कहा कि डोपामाइन अक्सर यहाँ और अभी वाले केमिकल्स को दबा देता है। तो क्या ऐसे लोग सामाजिक रिश्तों में थोड़े कच्चे होते हैं? जैसे आइंस्टाइन के बारे में कहते हैं कि उन्हें लोगों से मिलना जुलना खास पसंद नहीं था। ये एक संभावना है। हाँ, देखिए, उच्च डोपामाइन आपको लक्ष्य पर फोकस करने, नई चीजें बनाने में मदद कर सकता है। लेकिन अगर एचएनएन सिस्टम का संतुलन न हो, तो व्यक्ति वर्तमान के सामाजिक संकेतों, भावनाओं या रिश्तों का उतना आनंद नहीं ले पाता या उन्हें समझने में मुश्किल महसूस कर सकता है। और एक और बात देखी गई है, अत्यधिक रचनात्मक लोगों में कुछ मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा थोड़ा ज्यादा होता है, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर या सिजोफ्रेनिया। इतिहास में कई उदाहरण हैं, बीथोवन, वैन गॉग। अच्छा, और एडीएचडी या बाइपोलर डिसऑर्डर का क्या कनेक्शन है? एडीएचडी में माना जाता है कि डोपामाइन का वो कंट्रोल सर्किट ठीक से काम नहीं कर पाता, इसलिए ध्यान भटकता है, आवेगों पर नियंत्रण मुश्किल होता है। और बाइपोलर डिसऑर्डर के मेनियक फेज में जब व्यक्ति बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, विचारों से भरा और रिस्क लेने वाला हो जाता है, तब भी डोपामाइन का लेवल बहुत हाई होता है। टोकविल ने 19वीं सेंचुरी के अमेरिकन्स में कुछ ऐसी ही बेचैनी देखी थी। बाप रे, ये तो व्यवहार के कितने सारे पहलुओं को छू रहा है। क्या ये हमारे राजनीतिक विचारों को भी प्रभावित कर सकता है? ये थोड़ा सेंसिटिव मामला है। हाँ, ये है, और इस पर जो भी रिसर्च है उसे बहुत सावधानी से देखना चाहिए। लेकिन कुछ स्टडीज हुई हैं, जैसे वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी वाली, जिसे बाद में थोड़ा सुधारा भी गया। उसमें कुछ ऐसे पैटर्न मिले कि औसतन जो लोग उदारवादी यानी लिबरल सोच रखते हैं, वो शायद नई चीजों, बदलाव और अमूर्त विचारों के प्रति ज्यादा खुले होते हैं। ये कुछ डोपामाइन वाली विशेषताएं हैं। और रूढ़िवादी यानी कंजर्वेटिव? और जो रूढ़िवादी सोच रखते हैं, वो औसतन स्थिरता, परंपरा और अपने आसपास के समुदाय पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ये एचएनएन यानी यहाँ और अभी वाली विशेषताओं से मिलता जुलता लगता है। अच्छा, जैसे नई चीजें आजमाने का रवैया या मुश्किलों से निपटने का तरीका। हाँ, कुछ अध्ययनों में आईक्यू स्कोर, संघर्ष के प्रति शारीरिक प्रतिक्रिया, दान देने के तरीके, रिश्तों की स्थिरता जैसे मामलों में ग्रुप लेवल पर कुछ औसत अंतर देखे गए हैं। लेकिन प्लीज यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ ग्रुप औसत है। इनमें बहुत अपवाद है। किसी एक व्यक्ति की राजनीतिक सोच बहुत जटिल होती है, उसे सिर्फ केमिकल पर नहीं बांध सकते। सही बात। बहुत सारे सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यक्तिगत कारण होते हैं। हमारा मकसद यहाँ किसी भी नजरिए को सही या गलत ठहराना नहीं है, सिर्फ रिसर्च में जो बातें सामने आई हैं उन्हें बताना है, पूरी निष्पक्षता के साथ। बिल्कुल। अच्छा, राजनीति से हटके देखें तो इंसान का इतिहास तो प्रवास का इतिहास रहा है।
लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे हैं। क्या इसमें भी डोपामाइन का कोई हाथ हो सकता है? अपना घर छोड़कर कहीं नई अनजानी जगह जाना, इसमें तो काफी रिस्क और नयापन है। हाँ, बिल्कुल। और इस पर भी दिलचस्प रिसर्च हुई है। पाया गया है कि जिन आबादियों ने इतिहास में लंबी दूरी का प्रवास किया है, उनमें DRD4 नाम के जीन का एक खास लंबा वाला रूप, जैसे 7R एलील, ज्यादा पाया जाता है। 7R एलील, ये क्या करता है? ये जीन डोपामाइन रिसेप्टर से जुड़ा है और इस 7R एलील को ज्यादा जोखिम लेने, नई चीजों की तलाश करने और बदलते माहौल में जल्दी ढलने की प्रवृत्ति से जोड़ा गया है। वाह। एक और थ्योरी है जो थोड़ी और विवादास्पद है कि शायद बाइपोलर डिसऑर्डर से जुड़े कुछ जीन भी प्रवास को बढ़ावा दे सकते हैं। बाइपोलर वाले जीन कैसे? क्योंकि बाइपोलर डिसऑर्डर अक्सर उच्च डोपामाइन गतिविधि से जुड़ा होता है, जो व्यक्ति को ज्यादा महत्वाकांक्षी, ऊर्जावान और जोखिम लेने वाला बना सकता है। ये शायद समझा सकता है कि अमेरिका जैसे देश जो आप्रवासियों से बने हैं, वहां बाइपोलर डिसऑर्डर की दर दुनिया के कुछ और हिस्सों से ज्यादा क्यों है। शायद जो लोग सबसे ज्यादा बेचैन, ऊर्जावान और महत्वाकांक्षी थे, वही नई दुनिया में किस्मत आजमाने निकले। ये सारे धागे जुड़कर एक बड़ी तस्वीर बना रहे हैं। तो ये सब जानने के बाद आज की दुनिया के बारे में क्या लगता है? ऐसा नहीं लगता कि हमारी मॉडर्न लाइफ, 24 घंटे खबरें, सोशल मीडिया का नशा, शॉपिंग के अंधहीन विकल्प, हर पल कुछ नया पाने की चाहत, ये सब हमें लगातार डोपामाइन के नशे में रख रही हैं? क्या हम एक तरह के डोपामाइन ट्रैप में फंस गए हैं, हमेशा अगली चीज के पीछे भाग रहे हैं और जो अभी है उसका मजा लेना भूल गए? ये बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल है और यहाँ संतुलन की बात सबसे अहम हो जाती है। अगर हम सिर्फ डोपामीन के पीछे भागते रहेंगे तो हम उस स्थिति में पहुंच सकते हैं जिसे प्रोडक्टिव मिजरी यानी उत्पादक दुख कहा गया है। उत्पादक दुख मतलब हम हासिल तो बहुत कुछ कर लेंगे, करियर, पैसा, चीजें, लेकिन अंदर से शायद कभी संतुष्ट या खुश महसूस नहीं करेंगे। हमेशा कुछ और की तलाश रहेगी। और दूसरी तरफ अगर हम सिर्फ HNN केमिकल्स के असर में रहेंगे तो शायद हैप्पी इंडोलेंस यानी खुशहाल आलस्य के शिकार हो जाएं। संतुष्ट रहेंगे, आराम में रहेंगे, पर शायद आगे बढ़ने, कुछ नया सीखने या बनाने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता संतुलन में है। सच्ची खुशी और तरक्की शायद इन दोनों के बीच तालमेल बिठाने में ही है। वो ट्रेडिंग प्लेसेस फिल्म याद है? हाँ। उसमें किरदारों को दोनों चरम का अनुभव होता है और तब उन्हें संतुलन का महत्व समझ आता है। तो ये संतुलन कैसे बनाए? क्या किसी स्किल या हुनर में महारत हासिल करना यानी मास्टरी एक तरीका हो सकता है? क्योंकि उसमें एक लक्ष्य होता है जो डोपामाइन को जगाता है, लेकिन उस हुनर पर काम करने की प्रक्रिया, उसमें रोज थोड़ा बेहतर होना, ये अपने आप में संतोष देता है जो शायद HNN को जगाता हो। बहुत बढ़िया पॉइंट है। महारत हासिल करना वाकई एक शानदार तरीका है दोनों सिस्टम को जोड़ने का। डोपामाइन को एक दिशा मिलती है और HNN को उस प्रक्रिया में संतुष्टि। इसके अलावा प्रकृति के करीब जाना भी बहुत फायदेमंद है। प्रकृति कैसे? प्रकृति अपने रंगों, आवाज़ों, गंधों, टेक्सचर से हमारे HNN यानी संवेदी सिस्टम को शांत तरीके से उत्तेजित करती है और ये HNN उत्तेजना बदले में हमारे डोपामाइन वाले काम जैसे ध्यान लगाना, सोचना, रचनात्मक होना, इनको बेहतर बना सकती है। एक स्टडी में तो पाया गया कि सिर्फ 40 सेकंड के लिए खिड़की से बाहर किसी हरी भरी छत को देखना भी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ा सकता है, जबकि कंक्रीट की छत देखने से ऐसा नहीं हुआ। अरे वाह, सिर्फ 40 सेकंड। हाँ, इसी तरह हाथों से कुछ बनाना जैसे लकड़ी का काम, बागवानी, पेंटिंग, बुनाई या आजकल वो अडल्ट कलरिंग बुक्स आती हैं, ये सब गतिविधियां भी दोनों सिस्टम को जोड़ने और संतुलित करने में मदद करती हैं। सही। तो निचोड़ यही है कि सिर्फ भविष्य के पीछे भागना या सिर्फ वर्तमान में खोए रहना दोनों अधूरे हैं। दिमाग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने और एक भरपूर संतुलित जीवन जीने के लिए हमें अपनी संवेदी हकीकत HNN और अपने विचारों, सपनों, इच्छाओं, डोपामाइन को एक साथ लाना होगा, उनमें तालमेल बिठाना होगा। तो संक्षेप में कहें तो हमने आज देखा कि कैसे एक ही अणु डोपामाइन हमारी गहरी इच्छाओं को, प्यार के शुरुआती जुनून को, हमारी रचनात्मकता को और हमारी लत की अंधेरी गलियों को भी रास्ता दिखाता है। ये हमें हमेशा भविष्य की ओर, हमेशा कुछ और की तलाश में धकेलता रहता है। हाँ, लेकिन हमने ये भी समझा कि ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। वर्तमान पल का अनुभव करने,
संतुष्टि पाने, गहरे रिश्ते बनाने और जीवन में सुकून महसूस करने के लिए यहाँ और अभी वाले HNR रसायन भी उतने ही, बल्कि शायद ज्यादा जरूरी हैं। इन दोनों ताकतवर सिस्टम के बीच एक सेहतमंद संतुलन खोजना ही शायद एक ज्यादा मायने रखने वाली और खुशहाल जिंदगी की चाबी है। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमारी आज की दुनिया जो हर पल नयापन, तुरंत फुरंत नतीजे और लगातार उत्तेजना पर इतना जोर देती है, क्या वो अनजाने में हमें डोपामाइन के एक अंतहीन चक्कर में फंसा रही है? क्या और ज्यादा और नया कि इस कभी न खत्म होने वाली दौड़ में हम वर्तमान की छोटी छोटी असली खुशियों और गहरे संतोष से दूर होते जा रहे हैं? हमें उम्मीद है कि इस चर्चा ने हमारे श्रोताओं को सोचने के लिए कुछ नया दिया होगा। क्या ये जानकारी आपको काम की लगी? कोई खास बात जिसने आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया? हमें जरूर बताएं कि आपके क्या विचार हैं। आपकी प्रतिक्रिया हमें आगे इस तरह के विश्लेषण को और बेहतर बनाने में मदद करेगी।